हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। सबसे पहले जो अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इंडिया का, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, एक एटलस निकाला था जिसमें दिखाया है कि इंडिया में लैंड डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या स्थिति है उसके बारे में। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? तो लैंड डिग्रेड करना मतलब भूमि का खराब होना। तो लैंड डिग्रेड करती है जब नॉर्मली अगर आप किसी जमीन को देखें तो वहाँ खेती वेती होती है या घर बनते हैं, वो जमीन की उर्वरकता खराब हो रही है तो वो डिग्रेड हो रहा है, या जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो बदल जा रही है, वो डिग्रेड हो रहा है। यही डिग्रेडेशन अगर किसी जंगल में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो वहाँ जंगल भी खराब होगा। किसी जगह अगर कोई एरिड जगह जहाँ ज्यादा पानी नहीं है तो वहाँ वो डेजर्टिफाई हो जाता है, मतलब वो जमीन खराब होने के बाद रेगिस्तान का स्वरूप लेने लगता है, हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये सब हिस्सा है किसका? लैंड डिग्रेडेशन। पूरी तरह लैंड डिग्रेड हो रहा है, जमीन खराब हो रही है। वो भूमि अगर जंगल में खराब हो रही है तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, अगर वो एरिड एरियाज में खराब हो रही है तो वो डेजर्टिफिकेशन। तो अभी हमने देखा है लैंड डिग्रेडेशन होती कब है? तब होती है जब इंसानों के हस्तक्षेप की वजह से चेंजेस आते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो। पहले शॉर्ट टर्म होंगे फिर लॉन्ग टर्म होंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिरती है, उस भूमि का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है और वहां के जो भी फ्लोरा एंड फौना है उस पर उसका दुष्प्रभाव होता है। ये होती है लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन। अब खास बात, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है इंडिया में वो बहुत बुरे स्तर पे हो रही है, क्योंकि ये पता चला कि इंडिया में डिग्रेड और डेजर्टेड लैंड का एरिया जो है लगातार बढ़ रहा है। इंडिया का ऑलमोस्ट 29.77% जो एरिया है वो लैंड डिग्रेड कर गया है। अब यहाँ ये पता लगा है कि इंडिया का ऑलमोस्ट जो 29.77% एरिया है, यानी 97 मिलियन हेक्टेयर का हिस्सा जो है वो डिग्रेड कर चुका है। अब ये डिग्रेडेशन जो लैंड की हुई है ये काफी बड़ी है। इसके अलावा जो डिग्रेडेशन हुआ है उसमें से अराउंड 83 मिलियन जो हेक्टेयर है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ गया है, यानी वो रेगिस्तान की तरह होता जा रहा है, जहां पे फिर बंजरता बढ़ती जा रही है, वहां आप कुछ उपजा नहीं सकते। तो आपकी इकोनॉमी इकोलॉजी के अलावा आपकी एग्रीकल्चर को भी बुरी तरह प्रभावित वो कर रहा है। ये है बेसिक रिपोर्ट जो आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा कितना परसेंट लैंड डिग्रेड हुआ है, कितना परसेंट डेजर्टिफाई हुआ है, ताकि अगर आपको आगे अपने आंसर्स में या कहीं पे इसको कोट करना पड़े तो आप इसको कोट कर पाए। इसी में अगर हम आगे देखें तो जो वर्तमान में किसकी वजह से सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन हो रही है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसका है? वाटर इरोजन का है या सॉइल इरोजन का है या फिर विंड इरोजन का है? तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा वेजिटेशन डिग्रेडेशन का 9% शेयर है, 9.15%। और लार्जेस्ट शेयर है वाटर इरोजन का, यानी नदियों के साथ जो ऊपर की टॉप लेयर बह जाती है या पानी के साथ, चाहे वो रिवर की वजह से हो, बाढ़ की वजह से हो, जिस भी कारण से हो, सबसे ज्यादा शेयर लैंड डिग्रेडेशन में वाटर इरोजन का है जो ऑलमोस्ट 11% है। उसके बाद वेजिटेशन डिग्रेडेशन है, उसके बाद विंड इरोजन है जो 5.46% आ रही है। तो ये जो मेन सोर्सेज ऑफ डिग्रेडेशन है ये हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे भाई वाटर इरोजन हो रहा है, लैंड इरोजन हो रहा है, तो इसमें इंसानों का क्या हाथ है? इंसानों का हाथ इसलिए है कि जो एम्बैंकमेंट्स हमने बनाए हैं या जिन नदियों पे हमने घर बना लिए हैं, जिनका हमने पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ दिया, उसकी वजह से वो डिग्रेडेशन हो रही है। नेचुरली वो ना होती, क्योंकि हमने ऊपर जंगल हटा दिए तो भूमि को हमने बिल्कुल खाली कर दिया, इसलिए जब वहां से नदी बहती है या पानी आता है तो अपने साथ टॉप सॉइल लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वो लैंड की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके अलावा एक ग्लोबल इनिशिएटिव था रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन का, जहां G20 मेंबर्स ने बोला था कि हम नए नए फ्रेमवर्क्स लाएंगे जिसके थ्रू और ज्यादा सिक्योर और स्ट्रेंथन किया जा सके लैंड को, ताकि लैंड डिग्रेड ना हो। एक रेड प्लस मैकेनिज्म है UNFCCC का, यानी जहां कोशिश की गई थी इमिशन घटाने हैं। इमिशन घटाएंगे हम कैसे? डिफोरेस्टेशन करेंगे और फॉरेस्ट को अपग्रेड करेंगे, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हटाएंगे, डिफोरेस्टेशन हटाएंगे, उससे जो इमिशन बचेगा। अगर जंगल कट रहे हैं किसी देश में क्योंकि कोई फैक्ट्री लगानी है तो वहां इमिशन घट रहे हैं भाई, वो जंगल हट रहे हैं। अगर वो जंगल ना हटे और फैक्ट्री कहीं और खोली जाए तो कुछ जो है आपके इमिशंस कम हो रहे हैं, उसको अगर आप फैक्टर इन करें UNFCCC के फ्रेमवर्क में, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत फायदा है जो एक कुर्बानी दे रहे हैं कि वो फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो फैक्ट्री खोल लेंगे तो शायद उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है इसलिए वो सह रहे हैं, अभी वहां फैक्ट्री नहीं खोल रहे। तो इन सब चीजों को फैक्टर इन करने के लिए रेड प्लस मैकेनिज्म लागू किया गया था, जो अगेन एक तहत है जिसके तहत लैंड डिग्रेडेशन रोकने की बात की जा रही है। इसके अलावा इंडिया मेंबर है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन को लेके एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुआ था उसका, जिसके तहत कोशिश की गई थी कैसे लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ाया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए लैंड का सही तरीके से, सस्टेनेबली कैसे हम मैनेज कर सकते हैं लैंड को। उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स बताना चाहें तो ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गई, ताकि अब पहली बात सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, फसल बीमा योजना या फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम या कृषि सिंचाई योजना, इससे लैंड डिग्रेडेशन कैसे रुकेगा? सोचिए, अगर कहीं खेती हो रही है और जो वहां की रिक्वायरमेंट है केमिकल की, जो उर्वरक उनको चाहिए, उसके बदले में आप कुछ और वहां डाल रहे हैं, उससे वहां लैंड और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। अगर आप एक्सेसिवली खेती करेंगे एक ही क्रॉप की तो वहां की सॉइल कमजोर हो जाएगी, वहां पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो कमजोर हो जाएंगे और वो लैंड डिग्रेड होने लगेगी और फिर वो लैंड
डेजर्टिफाई हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो अगर आप फसल बीमा योजना या सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू किसानों को बता रहे हैं इस जमीन को किस चीज की जरूरत है, कहाँ किस चीज का सबसे सही इस्तेमाल हो सकता है, कौन सी केमिकल्स या फर्टिलाइजर को सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए, उससे उसकी उर्वरकता भी बढ़ती है और सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो जितनी स्कीम्स है असल में एक तरह से सॉइल की हेल्थ को भी इंप्रूव करती हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की है, उन्होंने भी एक पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम लाई थी, जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो आम लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको भी कैसे ऐड किया जाए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि जो लोग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एक जगह सालों से रह रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ के जंगलों को, यहाँ के वनों को किस चीज की आवश्यकता है और वो कैसे बेहतर इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है जहाँ लोकल कम्युनिटीज भी स्टार्ट आ सकती है। इसके अलावा नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है या फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम है, जिसके तहत आप जंगलों में आग को रोक सकते हैं। आग रुकेगी तो ऑलरेडी जो फॉरेस्ट लैंड है वो डिग्रेड नहीं होंगे। तो इस तरह की कई स्कीम लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर ऑलरेडी इंडिया में लागू है। 4 पॉइंट ये है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, जो किस बॉडी ने अभी जो एटलस जारी किया था वो है, और क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या मेन कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन के और किस तरह से हम उससे लड़ सकते हैं। ये 5 पॉइंटर हमने यहाँ डिस्कस कर लिए।